एक सुबह जिले की डीएम मैडम अंकिता शर्मा अपनी मां कविता देवी के साथ बाजार की ओर जा रही थी। तभी अंकिता की नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी, जहां उनके तलाकशुदा पापा रमेश बैठे बैठे मोची का काम कर रहे थे। ये देखते ही अंकिता ने तुरंत अपनी मां से कहा, मां उस तरफ देखिए, यही मेरे पापा हैं, है ना? कविता देवी घबरा गई और बोली, नहीं बेटा, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे पापा तो अच्छे खासे आदमी थे। ये तो एक मोची है, देखो जूते पॉलिश कर रहा है। ये तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। अंकिता बोली, नहीं माँ, आपने जो फोटो मुझे दिखाया था वही चेहरा है। मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं। यही मेरे पापा हैं। प्लीज माँ, इन्हें हमारे घर लेकर चलिए। देखिए ना, इनकी हालत कितनी खराब है। इतने में जूते साफ करते करते रमेश की नजर कविता पर पड़ी। वह उन्हें देखते ही तुरंत पहचान गया और शर्म से अपना सिर झुका लिया। यह सब अंकिता देख रही थी। उसी पल उसे यकीन हो गया कि यही उसके पापा हैं। लेकिन कविता उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। वह कह रही थी, ये तुम्हारे पापा नहीं है, तुझे गलतफहमी हो गई है, चल घर चल। मगर अंकिता हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं मां, पापा को घर लेकर चलो। देख तो लो, उनकी हालत कितनी खराब है। सब ठीक हो जाएगा। मां, भले ही आप दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन वह मेरे पापा हैं। आपका और उनका दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मेरा तो नहीं है। मैं अपने पापा को घर ले जाऊंगी। लेकिन कविता राजी नहीं हुई। वह गुस्से से चिल्ला उठी, देखो, अगर तुम उन्हें घर लेकर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें अपने पापा चाहिए तो मुझे भूल जाओ। ज्यादा जिद मत कर। ये तुम्हारे पापा नहीं है। कविता अंकिता को जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आई। अंकिता मजबूरी में कुछ नहीं कर सकी और मां के साथ चली गई। उधर रमेश ये सब देख रहा था। उसके मन में यही ख्याल घूम रहा था, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। काश मेरी बेटी मेरे पास होती तो शायद मेरी ऐसी हालत ना होती। खैर, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। मेरी ही वजह से आज मैं इस हाल में जी रहा हूं। वह ये सोचते हुए फिर से अपने काम में लग गया। घर आकर अंकिता ने मां से पूछा, मां, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? वही मेरे पापा हैं। आप उन्हें घर क्यों नहीं लाना चाहती? मुझे अपने पापा से मिलना है। लड़ाई अगर आप दोनों की हुई है, आप दोनों के बीच दुश्मनी है, तो आपका रिश्ता खत्म हो गया। मेरा थोड़ी हुआ है। मैं अभी भी उनकी बेटी हूं। मुझे अपने पापा से मिलना है। प्लीज मां, मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए। अंकिता ने आगे कहा, मां बताइए ना, आप दोनों के बीच क्या हुआ था जिस वजह से आप लोगों का तलाक हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर आप बता देंगी तो शायद मैं उन सारी चीजों को सुलझा दूं और हम सब फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकें। प्लीज मां, मुझे बता दीजिए। मैं अपने पापा को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं एक डीएम अफसर हूं और मेरे पापा आज मोची का काम कर रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप पापा को घर नहीं लाएंगी और आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म नहीं होंगी, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे अपने पापा को घर लाना ही है। फिर कविता देवी बोली, तुझे जो करना है कर ले बेटा, मगर मैं उसे घर नहीं लाऊंगी। तुझे इस घर में रहना है या नहीं, यह तेरा फैसला है, लेकिन मैं उस आदमी को इस घर में कभी नहीं लाऊंगी। मैं बुझी हुई आग को फिर से जलाना नहीं चाहती। अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो अलग बात है। वैसे भी तेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया था। अब अगर तू भी मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। बेटी, तुम समझती नहीं हो। यह बात इतनी गहरी है कि तुम्हें समझा भी नहीं सकती। ये कहकर कविता चुप हो गई। अंकिता मन ही मन सोचने लगी, आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि मां आज तक नहीं मान रही है? क्या मेरे पापा इतने बुरे इंसान थे जिस वजह से मां के दिल में इतना गुस्सा है? लेकिन क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि मां चाहती ही ना हो कि मैं पापा को घर लाऊं? क्या वह चाहती है कि मैं भी इस घर को छोड़ दूं? लेकिन क्यों? मां मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे छोड़ने की धमकी दे रही है, पर पापा को घर नहीं लाना चाहती। आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात है? मुझे तो पता करनी ही पड़ेगी कि किस वजह से मां इतनी गुस्सा है कि मुझे भी छोड़ देंगी, लेकिन पापा को घर नहीं लाएंगी। वह यही सब सोच रही थी। दूसरे दिन अंकिता चुपके से खुद रमेश से मिलने के लिए निकल पड़ी। कविता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ गई है। उन्हें लगा कि शायद वह ड्यूटी पर होगी, लेकिन डीएम अंकिता अपने पापा से मिलने बाजार की ओर निकल चुकी थी।
वह जैसे ही बाजार पहुंची देखा कि उसी जगह पर उनके पापा फिर से जूते पॉलिश कर रहे हैं। अंकिता तुरंत पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, आपका नाम क्या है? रमेश ने जवाब दिया, मेरा नाम रमेश है। फिर अंकिता बोली, आप रहते कहाँ हैं? रमेश बोला, मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं यहीं सड़क पर रहता हूं, मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आप मुझे पहचानते हैं? रमेश ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। आप कौन हैं? मुझे क्या पता? अंकिता मन ही मन सोचने लगी, पापा झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो पहचानते होंगे, क्योंकि उस दिन मां के साथ उन्होंने मुझे देखा था। वह फिर बोल पड़ी, आप मुझे जानते नहीं हैं। मेरा नाम अंकिता है। याद कीजिए, शायद जानते होंगे। कहीं ना कहीं तो आपने मुझे जरूर देखा होगा ना? रमेश बोला, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा है। मुझे सब याद है और मुझे यह भी नहीं पता कि अंकिता कौन है। हाँ, हो सकता है तुम मुझे जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता बेटा। यह सुनकर अंकिता को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वह अपने पापा के मुंह से बेटा शब्द सुनना चाहती थी। सुनते ही वह बोली, आप मेरे पापा हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी मां से आपकी शादी हुई थी और मैं आपकी बेटी हूं। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, किस वजह से रिश्ता टूटा। लेकिन अब मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मेरी माँ और पापा फिर से एक साथ रहें। ये सुनकर रमेश घबराते हुए बोला, आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। आप शायद किसी और के बारे में बात कर रही होंगी। मैं किसी का पापा नहीं हूं। ये सुनकर अंकिता मन ही मन सोचने लगी, मेरे पापा सब झूठ बोल रहे हैं। माँ और पापा दोनों ही मिलना नहीं चाहते, मगर मैं तो इन्हें मिलाकर ही रहूंगी। वह फिर से बोली, देखिए, मुझे पता है कि आप मेरे पापा ही हैं और मैं आप दोनों को मिलाकर रहूंगी। चाहे आप लोग जितना भी दूर भागे, चलिए मेरे साथ घर चलिए। आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता। मैं एक डीएम हूं और एक डीएम की बेटी के पापा इस तरह का काम नहीं करते। प्लीज पापा, घर चलिए। ये सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। वह मेरा घर नहीं है, वह तुम्हारा घर है। तुम रह सकती हो, लेकिन मैं थोड़ी ना तुम्हारे घर जा सकता हूं। हाँ, बोल दिया, हो गया। मैं यहीं रहता हूं बेटा और यहीं रहूंगा। मुझे किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं। बेटा, तुम घर जाओ। ये सुनकर अंकिता समझ चुकी थी कि इस तरह से इन दोनों को मिलाना आसान नहीं होगा। उसे अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। वह अच्छे से तलाश करना चाहती थी कि आखिर उसकी मां और पापा के बीच हुआ क्या था, किस वजह से उनका रिश्ता टूटा था। वह यह भी ठान चुकी थी कि उस रिश्ते को जोड़ने के लिए कुछ भी करेगी। इसलिए अगले ही दिन अंकिता ने अपनी मां से पूछा, मां, आपकी कोई सहेली या दोस्त नहीं है क्या? कविता देवी बोली, क्यों नहीं बेटा, दोस्त क्यों नहीं होंगे? मेरे दोस्त भी थे और सहेलियां भी, और अभी भी मेरी एक दो सहेलियों से बात होती रहती है। जैसे तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। लेकिन क्यों बेटा, ये सवाल क्यों? अंकिता बोली, नहीं मां, ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने सोचा कि आपके दोस्त हैं या नहीं। वैसे भी घर में तो कभी कोई आता नहीं है, इस वजह से पूछ लिया। अंकिता की बात सुनकर कविता को थोड़ा शक हुआ कि अचानक यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। फिर वह बोली, सच बताओ बेटा, तुमने यह सवाल क्यों पूछा? अंकिता बोली, मां बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आप लोगों ने कभी अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया नहीं, किसी त्योहार पर भी नहीं बुलाती। तो मैं सोच रही थी कि अगर आपकी कोई अच्छी सहेली है तो आप उन्हें घर बुला लीजिए। मेहमान आएंगे तो हम लोग मिलकर मेहमान नवाजी करेंगे। कितना अच्छा लगेगा। अंकिता की बात सुनकर कविता बोली, हाँ बेटा, तुमने सही कहा। मेरी एक दो सहेलियां हैं जो पास में ही रहती हैं। उनकी शादी हो चुकी है, अगर बुलाऊंगी तो जरूर आएंगी। दूसरे दिन कविता देवी की सहेली घर आई। सबने मिलकर खाना खाया, खूब बातें की। उसके बाद जब कविता की सहेली सुनीता अपने घर जाने लगी तो अंकिता बोली, अरे आंटी, आप घर जा रही हैं तो अपना नंबर दीजिए ना, कभी कभी कॉल पर बात कर लेंगे। सुनीता ने नंबर दे दिया और अंकिता ने वह नंबर नोट कर लिया। अगले दिन अंकिता ने सुनीता को कॉल किया और बोली,
आंटी, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। आप कहाँ हैं? मुझे कहाँ आना होगा? सुनीता बोली, क्यों बेटा, किस बारे में बात करनी है? फ़ोन पर नहीं बता सकती। अंकिता बोली, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे मिलकर ही बात करना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। क्या मैं आपके घर आ जाऊँ? सुनीता ने कहा, हाँ बेटा, अगर घर आना चाहती हो तो आ जाओ। जो भी बात करनी है कर लेंगे। अंकिता सुनीता के घर गई और उनसे पूछने लगी, आंटी, मुझे ये बताइए कि मेरी माँ और पापा का तलाक क्यों हुआ? क्या वजह थी कि दोनों अलग हो गए? और मेरे पापा की हालत इतनी खराब क्यों हो गई कि वह सड़क पर बैठकर जूते पॉलिश करने लगे? ये सुनकर सुनीता ने बताना शुरू किया। जब तुम्हारी माँ और पापा की शादी हुई थी, तो शुरू का 1 साल सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म के 1 साल बाद जिस कंपनी में तुम्हारे पापा काम करते थे, वहीं एक लड़की थी। तुम्हारे पापा का उस लड़की से अफेयर चलने लगा। ये रिश्ता लगभग 2 साल तक चला। उस लड़की ने तुम्हारे पापा को बहुत लूटा। न जाने किन किन तरीकों से उसने तुम्हारे पापा के सारे पैसे ले लिए। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा इतने पागल हो गए थे उस लड़की के चक्कर में कि उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति भी बेचकर उसे दे दी। लेकिन तुम्हारी माँ को यह सब बिल्कुल भी नहीं पता था। जब तुम्हारी उम्र 4 साल की हुई तब तुम्हारी माँ को उस लड़की के बारे में सच्चाई पता चली। इसके बाद तुम्हारी माँ और पापा के बीच नफरत पैदा होने लगी। धीरे धीरे नफरत इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया। तुम्हारे पापा की हालत पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो हालत है वह सिर्फ उनके अपने कर्मों की वजह से है। ये सुनकर अंकिता की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, आंटी, मुझे अपने पापा को घर लाना है। मुझे मेरी माँ और पापा को एक साथ मिलाना है। मैं अपने पापा को इतनी दुखी हालत में नहीं देख सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगी ताकि मेरे पापा और मेरी माँ एक हो जाएं? सुनीता बोली, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन कैसे? तुम्हारी माँ तो रमेश से बहुत नफरत करती है। वह तो उसे कभी अपना मानेगी ही नहीं। अगर मैं कभी तुम्हारी माँ से इस तरह की कुछ बातें करती हूँ, तो वह मुझे बहुत डांटती है और साफ कह देती है कि उनके सामने मैं उसका नाम भी जुबान पर ना लूं। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अंकिता बोली, आप कर सकती हो। चलिए आज ही दोनों मिलकर पापा के पास चलते हैं और उन्हें घर लाते हैं। मानने वाले तो वे आसानी से नहीं हैं, लेकिन उन्हें मनाना ही पड़ेगा। उन्हें राजी करना पड़ेगा कि घर जाना ही होगा। शायद वह घर आ जाए। सुनीता बोली, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो चलो कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। फिर दोनों मिलकर रमेश के पास पहुंचते हैं। सुनीता बोली, देखिए, मैं समझती हूं कि आप किस हालत में हैं। मैं जानती हूं कि आपका मन नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो आप घर जा सकते हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए कितनी तड़प रही है? क्या आप उसकी बात नहीं मानेंगे? अंकिता रोते हुए बोली, पापा, आपको घर जाना ही पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ इस तरह छोटे काम करें। मैं एक डीएम हूँ और ये आपको शोभा नहीं देता। मैं मानती हूँ कि आपका और माँ का रिश्ता अब नहीं है, लेकिन मेरा तो रिश्ता है ना। मैं आपकी बेटी हूँ। पापा प्लीज घर चलिए, आपको घर जाना ही पड़ेगा। रमेश बोला, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? हाँ, मानता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो। कानून के मुताबिक तुम अब सिर्फ कविता की बेटी हो और तुम वहीं खुश हो। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता बेटा। मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम्हारी माँ के साथ फिर से जिंदगी बिताने के लिए तुम्हारे साथ जाऊं। तुम ये सब भूल जाओ और अपना काम करो। अंकिता मन ही मन सोचने लगी, पापा को घर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, तभी वह मानेंगे। वह बोली, नहीं पापा, आप गलत कह रहे हैं। आप मेरे पापा हैं और मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगी। वैसे भी माँ ने आपको बुलाया है। फिर बोली, अब सब राजी हैं। प्लीज पापा घर चलिए। हम लोग अब खुश रहेंगे। कोई गलती नहीं होगी। हम लोग फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। आप प्लीज मेरे साथ घर चलिए। अंकिता झूठी बात कहकर अपने पापा को मना लेती है कि माँ ने उन्हें घर बुलाया है। ये सुनकर रमेश मान जाते हैं
और तीनों मिलकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही जैसे ही कविता की नजर रमेश पर पड़ती है, वह गुस्से से अंकिता को डांटने लगती है। ये कौन है बेटा? तुम उसे किस घर में लेकर आ गई? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये सब तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम यह सब करने वाली हो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर ही नहीं जाने देती। कविता का गुस्सा देखकर रमेश वापस जाने लगे। तभी अंकिता ने उन्हें रोक लिया और बोली, पापा, ये घर मेरा है। आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस घर में रखूंगी और वैसे भी मैं आपकी बेटी हूं, कोई गैर इंसान नहीं। प्लीज पापा, मेरी बात मान जाइए, मन से माफी मांग लीजिए। मगर रमेश माफी मांगने को तैयार नहीं थे और ना ही कविता मानने को। तभी सुनीता बोली, कविता देखो, मैं जानती हूं कि तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है और किस हालात से गुजरे हो, लेकिन अभी अपनी बेटी की वजह से तो तुम लोग मिल सकते हो ना। तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसे अपने पापा के बिना जिंदगी अधूरी लगती है, इसलिए वह ये सब कर रही है। तो प्लीज मान जाओ, तुम दोनों मिल जाओ, सबके लिए अच्छा होगा। फिर अंकिता रोते हुए बोली, मां, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज आप दोनों मिल जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों की खुशी चाहिए। अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। अंकिता की आंखों में आंसू देखकर रमेश की आंखों में भी नमी आ गई और कविता भी रो पड़ी। फिर आंसू पोंछते हुए कविता ने धीरे धीरे रमेश का हाथ पकड़ लिया। दोनों गले लग गए। इस तरह अंकिता अपनी हिम्मत और समझदारी से अपने माँ बाप को फिर से एक साथ कर देती है और अपने पापा को वापस पा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग कहाँ कहाँ से और किस देश से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए।